नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर से बात करने वाले हैं किसानों की और खास न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की। और ये खास कार्यक्रम में सीधे सात समंदर पार दुबई से कर रहा हूं। सरकार लगातार कह रही है, पिछले एक साल से किसान आंदोलित हैं, वो कह रही है कि देखिए एमएसपी था, है और रहेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि एमएसपी मिलेगा कब। एमएसपी था, है, रहेगा, पर मिलता नहीं है। आज की तारीख में भी 1940 रुपए कीमत है धान की, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 1000, 1200, 1400 रुपए में बेचने को मजबूर किसान हुए। यह देश ने देखा। 1975 रुपए गेहूं की कीमत है। जब गेहूं कटा था कुछ महीनों पहले, तब हमने देखा था कि दाम 1200, 1400 रुपए मिले थे। मक्का की कीमत है 1850 रुपए, लेकिन वो बिकी 800 रुपए में। तो एमएसपी मिलता नहीं है, बावजूद इसके कि एमएसपी है। लेकिन 19 तारीख को जब प्रधानमंत्री मोदी तीनों कृषि कानून निरस्त करने, रद्द करने, उन्हें वापस लेने की घोषणा की राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो किसान अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाता, यानी कि गारंटी नहीं दी जाती, वैधानिक दर्जा नहीं दिया, हम आंदोलन पीछे नहीं लेंगे। क्योंकि लड़ाई दरअसल किसान कहते हैं, किसान को मेहनत की माकूल कीमत देने की है। अगर किसान को मेहनत की माकूल कीमत नहीं मिलेगी, जो नहीं मिल रही है, तो किसान गरीब होता चला जाएगा। सरकार के ही आंकड़े हैं, किसान की प्रतिदिन आय 27 रुपए है। ओईसीडी की एक हुई, और ओईसीडी जो ये संस्था है, ये कोई किसानों की पैरोकारी नहीं, ये बाजारवाद को बढ़ावा देने की बात करती है। लेकिन ओईसीडी ने भी माना 2000 से 2016 के बीच किसानों को 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। 45 लाख करोड़ का। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट 2015 में आई थी। वो कहती है कि सरकारी खरीद सिर्फ 6% होती है, यानी कि एमएसपी पर खरीद वो सिर्फ 6%। अब वो 10-12% आई है, उसमें भी ज्यादा पुट गेहूं और धान का। बाकी 21 फसलें, या 21 में 2 और जोड़ दो, 19 फसलों में दो 5% से कम एमएसपी पर होती है। वो एमएसपी अगर रहता भी है, उसके मायने क्या हैं अगर किसान को एमएसपी के दाम भी नहीं मिलते हैं तो। और इसलिए किसानों का कर्जा 47,000 रुपए से बढ़कर 74,141 हो चुका है। सरकार लगातार ताल ठोकती है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें जो हैं वो हमने लागू कर दी, लेकिन दरअसल C2+ पर एमएसपी नहीं मिलती है। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं, या सरकार भी उस पर लीपापोती करती है इस बात पर कि फरवरी 2015 में सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अपने तत्कालीन एएसजी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के जरिए एक हलफनामा भी दाखिल किया था, जिसमें कहा था एमएसपी नहीं दे सकते C2+50 फॉर्मूला के तहत, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो C2+50 की एमएसपी नहीं मिलती। और ये C2+50 क्या चिड़िया का नाम है? दरअसल 3 फॉर्मूले होते हैं जिसके तहत दाम तय किए जाते हैं। CACP ये दाम तय करता है। A2, A2+FL और C2+50। C2+50 में जो A2 और FL वाला जो फॉर्मूला है, उसके तहत खाद, बीज, खरपतवार वगैरह 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 इन सब की कीमत लगाई जाती है, लागत आंकी जाती है। लेकिन C2 में जमीन की कीमत, फैमिली लेबर जो है, डेप्रिसिएशन जो है, जमीन का किराया, ये तमाम चीजें लगाई जाती हैं जो किसी भी कारोबार ये सहूलियत दी जाती है, तभी तो वो कॉस्टिंग करते हैं ना। लेकिन यहां दाम देने की किसान को बात आती है तो अर्थव्यवस्था के गड़बड़ाने की आशंका होने लगती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में एक 51 सदस्यीय कमेटी का ऐलान किया था, घोषणा की थी, गठन किया था।
कि किसानों से बात करेगी, सिफारिशें सुनेगी और फिर अपनी सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। इनमें सदस्य ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, 3 सदस्य बाकी रह गए। 19 मार्च को एक सीलबंद लिफाफे में वो सिफारिशें भी दे दी गई। सिफारिश देने वालों में एक बड़ा नाम डॉक्टर अनिल था। चेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, किसानों के हक की लड़ाई करते हैं। लेकिन आज उनका एक और अहम बयान आया है जिसके चलते ये मैं कार्यक्रम कर रहा हूं। डॉक्टर अनिल घनवत का कहना है कि देखिए, एमएसपी दी ही नहीं जा सकती। वो क्यों नहीं दी जा सकती? अगर सरकार सारी एमएसपी पर करेगी, सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर आप कानून बनाएंगे, कारोबारियों पर दबाव डालेंगे कि एमएसपी से नीचे आप खरीदी नहीं कर सकते, दंडात्मक कार्रवाई आप पर होगी, तो वो भी दिवालिया हो जाएंगे। तो सरकार को सारी खरीदी तो नहीं करनी होती एमएसपी पर। कारोबारी नहीं करेगा, साल 6 महीने नहीं करेगा, उसके बिना वो जाएगा कहां? ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सवाल है। और ये तो C2+50 पर एमएसपी तो मिल ही नहीं रही। दरअसल किसान संगठन तो भारतीय किसान संघ, जो आरएसएस से जुड़ा संघ है, वो तो कहता है लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य आप गेहूं का देते हैं, दरअसल 3200 रुपए होना चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अनिल घनवत का ये कहना बहुत अहम मायने रखता है। सुनिए अनिल घनवत ने मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में आज क्या कहा। दवाइयों के लिए एमआरपी है, इससे ज़्यादा कीमत में नहीं बेचे, लेकिन उनका हमारे किसान के उपज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल जाता है, एमएसपी निकाली जाती है, उस तरीके से अगर दवाइयों की एमएसपी तय की जाए और उसके नीचे ना खरीदे, ऐसा जब कानून किया जाए तो हवाक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एमएसपी हर प्रोडक्ट की अलग होती है। हर जगह की महाराष्ट्र में जो गेहूं का लागत मूल्य है वो पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, बंगाल का अलग है। हर तरह का ये एमएसपी किसी के लिए स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। ये ओपन मार्केट पे छोड़ देना चाहिए। आज का सबसे बड़ा सवाल, किसानों को एमएसपी देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये ऐसा देश के वन ऑफ द फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, किसानों को एमएसपी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और एमएसपी को कानूनी जामा, एमएसपी को जो गारंटी है, उसे दिए बिना क्या खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, मेरे साथ प्रमोद चौधरी, भारतीय किसान संघ का मैंने जिक्र किया, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा, जिन्होंने आज डॉक्टर अनिल घनवत का इंटरव्यू किया, और अभिमन्यु कुहार, युवा चेहरा है, जाना पहचाना चेहरा बन गए हैं इस किसान आंदोलन का। डॉक्टर अनिल घनवत वो अभी जुड़ने वाले हैं, वो अभी जुड़े नहीं हैं, लेकिन प्रभाकर, अनिल घनवत का यह कहना, अब जबकि किसानी की लड़ाई सीधे सीधे एमएसपी पर आ गई है कि नहीं सरकार तो खरीद नहीं सकती। अरे भाई, कोई कह रहा है सरकार सारा खरीदे, ये किसी ने मांग नहीं की है, पर वो कह रहे हैं सरकार सारा खरीदेगी, सरकार का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कारोबारी खरीद नहीं सकते एमएसपी पर, वो दिवालिये हो जाएंगे। तो क्या एक भूमिका तैयार की जा रही है कि एमएसपी को लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती? संदीप, अचानक अखबारों में इसी लाइन पर एडिटोरियल का आना और उसके बाद उसके पहले से ही उसके बाद ये बयान आना अनिल घनवत का कि एमएसपी गारंटी कानून नहीं दिया जा सकता, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कल वो बयान दे रहे थे, आज उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद से जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो एक बात जो बहुत ही सतही बात, जिसको मैं सतही बात इसलिए कहता हूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट,
कि जो बातें दलील दी जाती हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद सरकार को ही खरीदना पड़ेगा। हालांकि जो मांग रखी जा रही है, पहले से मांग रखी जा रही है, जो चर्चा होती है वो ये होती कि अगर एमएसपी कानून बना देते हैं, गारंटी कानून बनाते हैं, तो इसमें सरकार की भूमिका रहे न रहे, बाकी मार्केट के लिए एक मिनिमम प्राइस तय हो जाएगा और उससे नीचे खरीद बिक्री नहीं होती। मैं एक उदाहरण देता हूं आम आदमी को समझाने के लिए कि शादी की न्यूनतम उम्र अगर 21 साल तय की गई है तो कहां सरकार की गारंटी होती है कि 21 साल के नीचे की शादी, ऊपर शादी नहीं होती 21 साल तक, तो सरकार कहां शादी कराएगी? ये व्यवस्था, ये एक हल्की फुल्की बात में अंदाज में मैं कहता हूं। तो अगर सरकार ने कानून बना दिया तो सरकार नहीं भी खरीदती है तो उस कीमत से नीचे में खरीद बिक्री नहीं होगी। तो यहां दिक्कत कहां है? और मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त जो कमेटी थी फार्म लॉ को समझाने के लिए, देश को बताने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों को समझाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसके सदस्य हैं डॉक्टर अनिल, तो वो मुझे कुछ समझा पाएंगे, कुछ ठोस जवाब दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो सबको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि कोई किसी फसल की कीमत एमएसपी तय कर दी गई और उसी साल मार्केट में उसकी फसल की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई और बाहर से भी अगर इंपोर्ट होकर के वही पैदावार आती है, वही अनाज आती है, तो क्या होगा? आता है तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि फिर आने की जरूरत क्या है, इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? और माफ कीजिएगा, मुझे इस सवाल का जवाब डॉक्टर अनिल के पास से नहीं आया। तो मतलब ये कि भूमिका इस तरह की बनाई जा रही है, लोगों में एक बार फिर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर अनिल गणपत, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। आप जो अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बातें आपने मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा से कही, वो एक लाइन में कहूं तो उसका सार क्या ये निकलता है कि किसानों को एमएसपी देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये एमएसपी खामा के लिए हमने इजाद की हुई है। जब दे ही नहीं सकते तो एमएसपी के मायने क्या है? तो सुना नहीं दे रहा मुझे। अभी आवाज आ रही है डॉक्टर अनिल गणपत? डॉक्टर अनिल गणपत, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। डॉक्टर अनिल गणपत, जो आपने बातें अखबारों को, मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को कही, हो जाती है। एक लाइन में कहूं तो उसका सार क्या ये निकलता है कि किसानों को तो ये एमएसपी का ड्रामा ही खत्म किया जाना चाहिए ना। मूडवर टाकाना है। डॉक्टर अनिल गणपत का पहले कनेक्शन ठीक कीजिए, उसके बाद ही विंडो पर लेकर आइए। अभिमन्यु कोहार, तो एमएसपी तो मिल नहीं सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के अहम सदस्य डॉक्टर अनिल गणपत की बात कर रहे हैं। तो सालों से एमएसपी नाम का ये ऐसे ही शब्दों का छोड़ा जा रहा है क्या? संदीप जी, आज पूरे देश को इस बात का जवाब मिल गया कि हम क्यों कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी से बात नहीं करेंगे। हम पहले दिन से कहते आए हैं, इनकी प्रो कॉर्पोरेट, प्रो डब्ल्यूटीओ इनकी सोच है, उसी सोच के अनुसार ये रिकमेंडेशन देते हैं, इसलिए हमने इनसे बातचीत का बाइकआउट किया था। अब दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी नहीं हो सकती, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, इसी साल जब हमारा आंदोलन चल रहा है जब से, तो मार्च 2021 में स्पेन देश के अंदर किसानों की इंश्योर्ड इनकम यानी एमएसपी गारंटी कानून वहां किसानों के लिए तय कर दिया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी किसान से सामान उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे खरीदता है तो पहली बार में उसके ऊपर 3000 यूरो का फाइन है, दूसरी बार में उसके ऊपर 1 लाख यूरो का फाइन है और तीसरी बार उसके ऊपर 10 लाख यूरो का फाइन है। तो ये अगर ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है तो इनका ये आर्ग्यूमेंट अपने आप में गलत है। मैं ये कहता हूं कि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए में, सिर्फ ये मेरा कोई वो नहीं है, एनालिसिस नहीं है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी ये अपनी रिसर्च है कि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए यदि सरकार एक साल के में दे 1 साल के लिए, तो किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून इंश्योर हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा उसको एलोबरेट करके यदि बताऊं तो लगभग 10,80,000 करोड़ रुपए की टोटल प्रोडक्शन वैल्यू है 23 फसलों की, जिनका एमएसपी सरकार घोषित करती है। एक किसान मात्र 75% ही अपना प्रोडक्शन बेचता है, बाकी 25% अपने खाने के लिए, अपने पशुओं के खाने के लिए रखता है। और उसके बाद हमें यह भी देखना होगा कि 2,17,000 करोड़ रुपए की खरीद तो ऑलरेडी सरकार कर रही है।
तो यदि ये सारी चीजें हम घटा दें तो हमें जरूरत पड़ी 4,80,000 करोड़ की। हमारे पास कर्नाटका और केरल के उदाहरण मौजूद हैं। यदि सरकार सिर्फ गारंटर बन जाए, कर्नाटका में सरकार गारंटर बनी थी एक साल कि यदि पल्सेस के दाम एमएसपी से नीचे आए तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और उसके लिए 500 करोड़ रुपया उन्होंने अलॉट कर दिया, तो उस साल पूरे सीजन में पल्सेस के दाम एमएसपी से नीचे आए ही नहीं। और एक इसमें आखिरी बात यह है कि देखिए हमें यह भी समझना होगा, यदि कोई खरीदता है तो उसको खरीद के समुद्र में तो फेंकेगा नहीं, कमोडिटी है, वो कमोडिटी को आगे भी उसको सेल करेगा, और सरकार या कोई और भी एजेंसी, अगर कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटिटी उसको आगे सेल करेगी तो वो 2 पैसे उसमें जरूर कमाएगी ही कमाएगी। संदीप जी, अगर एमएसपी गारंटी कानून बनता है तो देश की इकोनॉमी में दोबारा से बूम आएगा। मान लीजिए 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया किसानों की जेब में भेजा जाता है, तो किसान उसको संदूक में दबा के तो बैठेंगे नहीं, किसान उस पैसे को धरती में तो गाड़ेंगे नहीं। जिस किसान के पास 1 लाख रुपए एडिशनल आएंगे, किसान उससे खरीदेगा, किसान अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदेगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, बच्चों के लिए साइकिल लेके आएगा, बच्चों के लिए मोटरसाइकिल लेके आएगा, तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगी चीजों की। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों को नया रोजगार मिलेगा। आज के दिन जो हमारे देश में अभिमन्यु, मैं आपकी समझ बात करने की वर्तमान में देखिए ना, पिछले 23.9% का घोटा खाया तो किसी ने डूबती अर्थव्यवस्था वो किसान पे 3.4% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट किसानी सेक्टर ने दिखाई थी। अनिल घनवत मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल घनवत साहब, जो आप अखबारों को इंटरव्यू दे रहे हैं, जो आप मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को करेंगे, उसका सार तो यह निकलता है कि किसानों को एमएसपी देना नामुमकिन है। तो एमएसपी की जरूरत नहीं है ना इस देश को, जब दिया ही नहीं जा सकता। डॉक्टर अनिल घनवत, आपको आवाज आ रही है? अब कट हो गई फिर से। डॉक्टर अनिल घनवत, आवाज आ रही है आपको? आवाज आपकी चली गई। अभी आ रही है आवाज? हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही है। प्रकाश चंद्र शर्मा को स्क्रीन पर लाइए। प्रकाश चंद्र शर्मा, तो ये ड्रामा क्यों हो रहा है एमएसपी को लेकर? जब दिया ही नहीं जा सकता तो ये एमएसपी था, है, रहेगा, इसके मायने क्या है? संदीप जी, एमएसपी था, है और रहेगा। देखिए क्या है, अभी जो हमारे कुहार साहब कह रहे थे, तो एक शायरी याद आई मुझे कि हंसी आती है मुझे तेरा हाल देखकर, कारवां कहां पहुंच गया हम कहां रह गए। वो एग्जांपल ले रहे हैं स्पेन का कि स्पेन में एमएसपी लागू हो गई। स्पेन में अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का वो बताएं। हम भारत एक कृषि प्रधान देश हैं, पर हेक्टेयर में जो यील्ड उनका प्रोडक्शन होता है वहां कितना है, हमारे यहाँ कितना है। देखिए ऐसा है, कोई असंभव चीज नहीं है, लेकिन सरकार ने ये पहल की है सारी चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पे लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके सबको समान अधिकार देने की। और ये एक जटिल विषय है और इसको बैठ के बात करने की चीज है। एक कमेंट पे, एक चीज पे हम इस पे बिल्कुल एक डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। आपको एक नाफेड का बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दे रहा हूं। प्रकाश बाबू, 1 मिनट रोक रहा हूं। आपने शेर पढ़ा, हंसी आती है तेरे हाल पर। किसके हाल पर हंसी आ रही है? किसान की बदहाली पर हंसी आ रही है? सरकार को, डिसीजन मेकर में निर्धारकों को, किसान पर हंसी आ रही है? अपनी चीजों को, अच्छाई को नहीं समझते हुए बुराई को हम बढ़ा रहे हैं, हम भ्रम फैला रहे हैं। हम कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, जैसे हम अर्थशास्त्री हो और हम देश चला लेंगे। 130 करोड़ की आबादी इस देश की चलाना। प्रकाश बाबू, सरकार कहती है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। एक मिनट सुनिए ना। अरे आप तो बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं प्रकाश बाबू। भ्रम कौन फैला रहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी? C2+50 लागू है या 8 फरवरी 2015 को हलफनामे में कह दिया गया? वही तो कह रहे हैं अनिल घनवत कि एमएसपी C2+50 फॉर्मूले के तहत दी गई, अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये कह रहे हैं सरकार और कारोबारियों का दिवालिया हो जाएगा। कौन भ्रम फैला रहा है? संदीप जी, बात यह है, कुछ पर्टिकुलर पूरे कैनवास में से 2 पॉइंट लेके
हम पूरे कैनवास को ड्रॉ कर दें, संभव नहीं है, पहला। दूसरा, जो एमएसपी की बात है, 2014 में एमएसपी क्या था, आज क्या है, हमें देखने की जरूरत है। आपको दलहन के मामले में मैं डेटा देना चाह रहा हूं। 20 सालों में 2001 से लेकर 2016 तक हमने तकरीबन जो है 10 लाख मेट्रिक टन परचेज किया, और 2016 से लेकर 2021 तक 110 मिलियन टन। ये क्या है प्रोक्यूरमेंट, और ये एमएसपी में नाफेड ने परचेज किया है। मिलती है एमएसपी। 1975 का गेहूं 1200-1400 में बिका कि नहीं, मुझसे बेहतर जानते हैं ना आप आंकड़े। गलत कह रहा हूं तो बताइए कि भ्रम फैला रहा है संदीप चौधरी। 1940 रुपए का धान क्या 1000-1200 में नहीं बिका? क्या रेट है? क्या 1850 का मक्का 850-800 रुपए में नहीं बिका? कंपीट करने की आवश्यकता है, और इसको एक प्रभावी तरीके से बनाने की आवश्यकता है। खाली हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से लेके बैठेंगे, चीजें काफी चेंज हो गई हैं। यहाँ ग्राउंड लेवल पे चीजें काफी चेंज है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की ना सरकार ने, नहीं की ना, 2+50 लागू नहीं है ना। 7 सालों में आज तक कभी नहीं दी गई है, और इसका प्रभाव आने में थोड़ा समय लगेगा। जरूरत है कि हम शांत होकर समझने की। मिल रही है एमएसपी, सवाल वही है। अरे बिल्कुल मिल रही है, घोषणा है, डेटा है, बिल्कुल मिल रही है। एमएसपी पे परचेज हो रही है। इसी बात पर हंसी आ रही है क्या? मामला है, मार्केट का मामला है। सरकार ने मार्केट का मामला है, और हर बार आप उसको कानून की बात कर रहे हो, लेकिन नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकार ने हमेशा एमएसपी बढ़ाई है। एमएसपी बढ़ाने से क्या होता है? कागजी कार्रवाई रह जाती है। अगर मिलेगा नहीं मंडी में वो दाम, संदीप जी दूसरा बढ़ाते रहिए, कागज में कितना भी बढ़ा। करना चाहता हूं, एक निवेदन चाहता हूं। हमारे पास एमएसपी के द्वारा पूरे देश में कितने केंद्र हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? आपके पास एग्री सेक्टर में 5 से 7% इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। किसानों को डोर स्टेप में व्यवस्था नहीं दे पाए, हम बिजली नहीं दे पाए, हम सड़क नहीं दे पाए। किसने था? 2015 में शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है? किस बात की रिकमेंडेशन दी थी? आपने पढ़ी थी ना। डिसमेंटल एफसीआई, एफसीआई खरीदी करती है ना, उसको डिसमेंटल कर दो। ये रिकमेंडेशन थी या नहीं थी शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट की? हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ किसान बहुत व्यापक विषय है। हमारे यहाँ 70% 60% लोग इससे जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पिछले सालों में हमने देखा है छोटे किसानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब तक उनके लाइफ में हम चेंज नहीं लाएंगे, हम उनके पास कौन लाएगा? और क्या करते थे, सरकार ला रही है, जनता लानी है, दोनों को मिलकर लाना है। जो नेता बैठे हैं, अरे तो मेहनत की मासूम कीमत मिलेगी ना। पहले उन्होंने क्या किया? पहले कीमत दे दो। कीमत नहीं मिलेगी तो अर्थव्यवस्था या उसकी माली हालत कैसे ठीक हो जाएगी? बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। क्या? दोबारा से बोलिएगा। देखिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। आज प्लेटफॉर्म के माध्यम से डेटा हमारे पास आ रहा है, हम देख पा रहे हैं कहां से हम क्या परचेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वहां लोकल लेवल पे उसको क्या सपोर्ट देने की आवश्यकता है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो रहा है, उसको अगर बिजली देनी है, बिजली की व्यवस्था है। सोलर के माध्यम से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां हम उनको दे रहे हैं, भंडारण की व्यवस्था दे रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। यह एक जटिल विषय है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। एक टीवी डिबेट के माध्यम से आप इसको सेट कर दें, एक विरोध के माध्यम से। प्रधानमंत्री जब वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे 2011 में, वो ऐसे ही बस उन्होंने कह दिया कि वैधानिक दर्जा दिया जाए। कहा था ना बाकायदा चिट्ठी लिखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। उनकी पूरी बात को कंप्रिहेंसिव रूप में देखने की आवश्यकता है। जो माननीय प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2011 में कहा, उसमें से काफी बड़ी हद तक उन्होंने चीजों को उस लेवल पे लाने की कोशिश की है। और एक समय आएगा कि इसको संवैधानिक दर्जा हम देने की स्थिति में रहेंगे। लेकिन संवैधानिक दर्जा देने से पहले ये तो बात है कि मकान बना दिया और रूम पहले अलॉट कर दिया। अच्छा, मकान अभी बना ही नहीं। अबे दुबे 75 साल में मकान ही नहीं बना। हंसी आती है तुम्हारे हाल पर, मुझे अभी तक बड़ी पीड़ा हो रही है। ये शेर पढ़ा गया, किस पर हंसी आती है? तो मतलब बाजार तय करेगा, तो फिर एमएसपी को हटा दो ना। अब ये तो सुषमा जी जो शेर पढ़ती थी वही इनके लिए पढ़ना चाहिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। देश को जानना चाहिए कि समर्थन मूल्य की नीति पहली बार देश ने अपनाई क्यों और किन परिस्थिति में, और उसका संदेश क्या था।
जब 64-65 में हिंदुस्तान का वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन 12.6 मिलियन टन था, तब हमको 6.6 मिलियन टन गेहूं की और आवश्यकता थी। मैं सिर्फ गेहूं का उदाहरण दे रहा हूं, और बाकी की अनाज भी हमारे यहां प्रोडक्शन कम था। अब हिंदुस्तान की सरकार ने देखा कि जितने अनाज की कमी है, अगर वो इंपोर्ट करें तो उतना तो फॉरेन रिजर्व भी हमारे पास नहीं है। लेकिन उस समय हमने 6.6 मिलियन टन गेहूं का इंपोर्ट किया और यह तय किया कि किसानों को कम से कम हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चालू करें, ताकि वो अपना उत्पादन बढ़ाए। और संदीप चौधरी जी, जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि किसानों ने वो कर दिखाया कि 70-71 आते आते तक हिंदुस्तान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन करने लगा। यह किसान का संदेश था कि 2 कदम सरकार बढ़ाएगी तो किसान भाई 100 कदम बढ़ाएंगे। अब इन्होंने कहा कि हम एमएसपी दे रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं, मैंने नहीं, ये मोदी जी ने अभी सितंबर 2021 में रिपोर्ट जारी की है एनएसएसओ ने, उसकी कुछ 2-3 पंक्तियां मैं पढ़कर बता देता हूं। धान 14.5% सरकारी एजेंसियों ने खरीदा है, जितना उत्पादन हुआ उसका, और बेटर प्राइस उनको मार्केट में कितनों को मिली है? 0.5%। और लोअर देन मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस संदीप चौधरी जी समझते हैं समर्थन मूल्य से भी नीचे बाजार मूल्य होता है, और बाजार मूल्य से नीचे 37%। ज्वार सिर्फ 3.5% खरीदा और बाजार से भी कम 27.5% बिका। बाजरा सिर्फ 2.1%, जो संदीप चौधरी जी कह रहे थे कि 5% भी नहीं आती, वो आंकड़ा बिल्कुल सही है। मक्का 4%, रागी 0%। एक आंकड़ा और बताता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि लोकल मार्केट में धान बिकता है 63.4%, मतलब एपीएमसी मार्केट में भी नहीं और सरकारी खरीद में भी नहीं। लोकल खरीद फरोख्त जो सरकार कह रही थी ना कि कानून बनाकर हम सब जगह बेचने की अनुमति दे रहे हैं, तो ये एनएसएसओ बता रही, मैं दबाना चाहता, सारी कमोडिटी का यही हाल बताया है। 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रह गई। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे 5 साल में मैं आमदनी दोगुनी कर दूंगा। संदीप जी, अब यही तो सवाल है ना, 1 मिनट अबे रोक रहा हूं। आमदनी दुगनी कैसे होगी? छोटा किसान देश की शान कैसे बनेगा? डॉक्टर अनिल गणवत, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। आप जो कल से अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं, जो बात मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को कही, उसका सार क्या ये है कि किसानों को एमएसपी देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? अनिल गणवत, हाँ, नहीं, एमएसपी देना मुश्किल नहीं है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना मुश्किल है, और सभी फसलें एमएसपी के रेट पे खरीदी करना, और जो भी ट्रेडर्स है उनको उसी रेट पे खरीदी करना मुश्किल है। हमारा अनुभव है। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। 1 मिनट डॉक्टर अनिल गणवत, बीच में रोक रहा हूं। मतलब एमएसपी दी जा सकती है, पर सरकार और कारोबारी एमएसपी पर नहीं खरीद पाएंगे। इन दोनों में मेल कैसे हुआ? नहीं खरीद पाएंगे, और ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट का जो मसला है, ये बड़ा मुश्किल है। एमएसपी जितने हमारे बफर की रिक्वायरमेंट है उतनी ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा की पूरा अनाज खरीद करने के अगर कानून बनाएंगे, कौन कह रहा है कि सरकार गेहूं और चावल के बारे में क्या हो रहा है? गेहूं और चावल के बारे में जितने बफर की रिक्वायरमेंट है 41 लाख टन की, तो उससे दुगने से ज्यादा हम खरीद रहे हैं। 110 लाख टन हम खरीद चुके हैं। उसका क्या करना हमें मालूम नहीं। 1,60,000 करोड़ रुपए उसमें कौन कह रहा है डॉक्टर अनिल गणवत की सारी खरीदी सरकार करे? ये किसकी मांग है? ये मांग किसी ने उठाई ही नहीं। तो कौन खरीदी करेगा? हमारे तो कारोबारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनका दिवालिया कैसे निकल जाएगा? समझाइए ना मुझे। 15-16 में एमएसपी के नीचे गिर गए थे। आपके ऑडियो वीडियो में फिर दिक्कत आ रही है, पर अबे दुबे बात जारी रखिए। अभी दालों की बात करने लगे। 3 साल तक तो दालों के इंपोर्ट पर रोक भी लगा दी गई, पर हम दाल सोमालिया से ज्यादा अच्छे दाम पर खरीद लेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट दाल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, और हम आयात करते फिरते हैं। अब भाषण सुनिएगा प्रधानमंत्री जी का कुछ दिन पहले कि मेरे किसान भाइयों ने भारत की आवश्यकता से भी ज्यादा दाल पैदा की।
मैं हतप्रभ था, मैं बड़ा प्रसन्न था कि अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन उसी दिन जो 3 साल से इंपोर्ट पर रोक थी, 3 दिन बाद यह अनाउंसमेंट होता है कि हम दाल के इंपोर्ट पर छूट दे रहे हैं। पहले वो 31 अक्टूबर थी, अब उसको बढ़ाकर जनवरी के अंत तक कर दिया गया। और यही आरोप सीएसीपी ने लगाया था कि भारत की सरकार दाल खरीद के ऐसे समय बाजार में लाती है कि जब किसानों की फसलें आने वाली थी और प्राइसेस क्रैश हो जाते। मैं सिर्फ 2 उदाहरण रखता हूं। ये कहते नहीं किया जा सकता। अरे साहब, गन्ने पर फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस तय करती है ना सरकार। कौन सा सरकार एमएसपी पर प्रिक्योर करती गन्ना? करती है क्या? वो मिल खरीदते हैं उस दाम पर और उनका भुगतान सुनिश्चित करने का कानून बना दिया 1965-66 से कि हम 14 दिन में उनका भुगतान करेंगे। देर सवेर सही, लेकिन उनका भुगतान किया जाता है। अब बात बड़ी जो रही भारत सरकार की, तो मैं ये बता दूं कि कुछ सुझाव ये भी आए हैं कि आप पहला जो चरण है एमएसपी को लागू करने का, उसमें यह तय करिए, क्वांटिफाई कर दीजिए, ताकि उसका सर्वाइवल सुनिश्चित हो जाए कि प्रत्येक किसान से मिनिमम इतनी समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाएगी। यह आरबीआई की स्टडी ने बताया, मैं नहीं कह रहा हूं। जरूरी नहीं उसको इंप्लीमेंट करें, लेकिन इस दिशा में आपको कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, यह तय करने की आवश्यकता। और मैं बिल्कुल सहमत हूं। आप देखिए, भारत को सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद की आवश्यकता पड़ती है। एक तो पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं सोनिया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 86 करोड़ लोगों को उसके दायरे में ला दिया, हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, हो रहा है। दूसरा, बफर स्टॉक, जो अभी अनिल धनवट जी कह रहे थे। लेकिन क्या हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का साहस जुटा करके व्यापारियों को भी हम प्रोत्साहित करें और वो खरीदें? सरकार पर कोई बर्डन आने वाला नहीं है। जो सरकार फसल खरीदती है सरप्लस, उसको बाजार में बेचकर वापस पैसा अर्जित करती है। ऐसा नहीं है कि वो फेंक दिया जाता है। इसलिए सरकार पर आर्थिक बोझ ये कहना कि अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, अर्थव्यवस्था बचाई ही किसान भाइयों ने, कैसे बर्बाद हो जाएगी? बर्बाद तो ये सरकार कर रही है, उनको रोन कर, कुचल कर, कील कांटे बिछाकर, उन्हें आतंकवादी। नहीं, एक मिनट प्रमोद चौधरी, मुझे एक चीज बताइए। किसानों की बात आती है, उनको मेहनत की माकूल कीमत देने की बात आती है कि जी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी सरकार, कारोबारी दिवालिया हो जाएंगे, ये 10-10 लाख करोड़ के एनपीए राइट ऑफ हो जाते हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ के घपले करके ये कारोबारी, ये उद्यमी देश छोड़कर चले जाते हैं। वहां देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं होती। किसानों को मेहनत की माकूल कीमत देने में अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। समझ में आता है आपको ये लॉजिक? क्या है संदीप जी कि जब यह बड़ा कलिष्ठ विषय है, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें जो एमएसपी के जो बात कर रहे हैं कि कायदा नहीं बनाया जा सकता, तो कायदा तो बनाया जा सकता। और दूसरी बात यह है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि इतना पूरे देश का माल खरीदना, वो भी असंभव है। अब सवाल यह कि किसान को लाभकारी खेती कैसे करना है, तो उसके लिए तो आपको लाभकारी का मतलब होता है एमएसपी C2+50 फॉर्मूले से नहीं, उससे भी ऊपर मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। थोड़ा सा समझ लीजिए, ये इसमें एक काम करना पड़ेगा कि जो बाजार का जो मूल्य है उसको डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि बाजार में महंगा दाम मिले और ग्राहक भी नहीं चाहेगा कि महंगा उसको सामान मिले। वो जो रेट है वो किसान को जो बेचेगा वो किसान के लिए लाभकारी हो जाए। दूसरे देशों में यही होता है। वहां क्या करते हैं कि जो सब्सिडाइज करते हैं, जैसा 42 लाख करोड़ का अमेरिका में दे रहे हैं, ये यहां जापान में दे रहे हैं 11 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ नहीं दे रहे हैं, अमेरिका में 44 लाख करोड़ है, कनाडा में 11 लाख करोड़ है। यहां सब्सिडी के नाम पर 15,576 रुपए मिलते हैं। मैं वही कह रहा हूं। तो उसके लिए आपको यह करना पड़ेगा कि ये जो बाजार मूल्य है यही लाभकारी बन जाए। ये एक मात्र उपाय है। उसका एक कारण और बता देता हूं। उसमें क्या हो रहा है कि जो आपने देखा होगा, जो शांता कुमार की समिति ने जो रिपोर्ट दिया था, उसमें कहा था केवल 6% खरीद हो रही है। तो 6% खरीद यानी सरकारें कम खरीद रही है, वो तो अलग बात है। उसके अलावा जो 85% किसान है वो 1 और 1.5 एकड़ के कम वाले हैं, वो बेचने जाते ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतना अनाज है कि वही साल भर के लिए बचा लेते। अब आप अगर केवल एमएसपी का कायदा लागू करेंगे तो उन तक फायदा ही नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो बेचने लाते ही नहीं है। तो पहला कदम तो उसमें नहीं, मैं समझ रहा हूं आप जो बात कह रहे हैं प्रमोद चौधरी। पहला कदम लाभकारी मूल्य मिलने की तरफ तो ये होगा
कि एमएसपी को गारंटी तो मिले, उससे नीचे ना बेचे किसान। बिल्कुल कायदा बन सकता है। और एक बात और बता दूं मैं, तो उसमें एक चीज और हो सकती है कि पर एकड़ के हिसाब से यदि सब्सिडाइज करते, कि जैसे 35 करोड़ एकड़ जब भी कल्टीवेबल लैंड 35 करोड़ एकड़, अगर आप 10,000 भी देते हैं तो 3.5 लाख करोड़ रुपया होता है। आपने जो 7वां वेतन आयोग में जो डिफरेंस है वो 3,80,000 करोड़ का है, ये उससे भी कम हो रहा मान के। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल, लेकिन उससे एक तो जो बायोडायवर्सिटी जो बता रहे थे, जो बाकी अर्थशास्त्री जो बात करते हैं, इसमें सारी बायोडायवर्सिटी नष्ट हो रही है, ये बात भी सही है। क्योंकि आज पूरे देश में जिसको देखो किसान को वो गेहूं और केवल चावल बो रहा है। नहीं विषयांतर हो रहे हैं। अभी पहले लागत, एक मिनट प्रमोद चौधरी, पहले मुद्दे पर रहते हैं। बात यह है कि ये एमएसपी तय कौन करता है, उसके लिए कौन सी संस्था है? सीएसीपी। बिल्कुल ठीक। 3 साल से तो अध्यक्ष नहीं, 5 सदस्यीय आयोग है, 2 सदस्य हैं आयोग में, तो कोई गंभीर है भी, कैलकुलेशन भी होती है क्या? या एक ये कागजी कार्रवाई है, खरीफ सीजन आया जी हमने खरीफ में इतना बढ़ा दिया, उसमें बढ़ाएंगे 2% बता देंगे, लागत पर 50% बढ़ा दिया, ये होता है ना खेल? बिल्कुल नहीं, वो तो 2 कागज निकालने के लिए बनाया गया है यह आयोग। उस समय तो उसमें भी सुधार करना पड़ेगा और उसमें आपको जुडिशरी अधिकार देना पड़ेंगे, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन करके निकाल के दे रहा है उसको कोई बदल नहीं कर सके, और वो लागू होना वो आवश्यक होना चाहिए, तब तो उसका मतलब है। नहीं तो वो केवल सीएससीपी नहीं, मतलब कई बातों के नहीं निकलते। और अनिल घनवत से आज अच्छी तरह से संपर्क नहीं सध रहा है, कई बार तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन प्रभाकर मिश्रा किसान आंदोलन के अलावा कार्रवाई पर भी पैनी नजर रखते हैं। जब ये 4 सदस्यीय कमेटी, जो बाद में 3 सदस्यीय कमेटी रह गई, इन्होंने 19 मार्च को सीलबंद लिफाफे में अपनी सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी, और ये कह रहे थे ये किसानों के हित में है। कानूनों पर रोक लगा दी थी उनके लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को। 5 अप्रैल को वो तारीख थी, सुनवाई होनी थी, कोरोना के चलते मुलतवी हो गई। आज हम 23 नवंबर को बैठे हुए हैं, आज तक तारीख नहीं लगी, वो सीलबंद लिफाफे की सील नहीं टूटी। सरकार की बात क्या, मैं सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूंगा। कितने गंभीर है, किसानों की परवाह किसे है? दिखता है क्या? सीलबंद लिफाफे की सील नहीं टूटी 19 मार्च से। संदीप, जब तक मैं डॉक्टर अनिल घनवत की बात नहीं सुना था तब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई इस पर क्यों नहीं की और रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई। लेकिन आज जब मैं उनसे बात किया तो मुझे बात समझ में आ गई। मैं दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा कि जो बातें आज सार्वजनिक तौर पर डॉक्टर अनिल घनवत कह रहे हैं वो कृषि कानूनों की अच्छाइयां ही अच्छाइयां बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि किसान नेताओं ने किसानों को बरगलाया है। वो ये बता रहे थे कि आंदोलन गैर जरूरी है। वो ये बता रहे हैं कि सरकार भीड़ के दबाव में झुक गई और इसलिए इस कानून को वापस लिया। वो ये कह रहे हैं कि अब सरकार भीड़ की भाषा ही समझती है, इसलिए हम अगले 3-4 महीने में किसानों को मोटिवेट करेंगे और एक बार फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे जो इसके विपरीत आंदोलन होगा। तो अगर इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख कर दिया होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पढ़ा भी होगा तो उन्होंने समझा होगा कि इस रिपोर्ट को अगर सार्वजनिक किया जाए, उस पर चर्चा होगी, तो अभी जो आंदोलन चल रहा है और जिस आंदोलन को खत्म करने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ था वो आंदोलन खत्म नहीं होगा और उग्र हो जाएगा। और यही वजह थी कि इसके पहले भी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी कि माय लॉर्ड्स, आपने कमेटी बनाई, हमें सदस्य बनाया, हमने होमवर्क किया और हमने रिपोर्ट सबमिट किया है, उसको एक बार देख लीजिए। कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। और एक बार फिर जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम कानून को वापस ले रहे हैं, आज उन्होंने फिर एक बार चिट्ठी लिखी है कि इस पर चर्चा कीजिए। लेकिन क्या संदीप, क्या आपको नहीं लगता है कि जो बातें आज डॉक्टर अनिल घनवत कह रहे हैं वो बातें सुप्रीम कोर्ट से जब बातें आती सार्वजनिक तौर पर और उस समय ये बातें कही जाती कि कानून में खूबियां ही खूबियां थी, ये आंदोलन गैर जरूरी था, ये किसान नेताओं के द्वारा बरगलाए हुए लोग हैं, तो क्या आंदोलन खत्म होता या आंदोलन की तीव्रता कम होती? तो मुझे लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इस रिपोर्ट पर संज्ञान नहीं लिया है अभी तक। और ये आप जो आपके सवाल हैं, हाँ, एक बात और कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है। मैं भी मानता हूं कि इसलिए कि कृषि कानूनों को जब चुनौती दी गई थी तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को इस मसले पर सुनवाई करनी चाहिए थी।
जो तमाम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उसके लिए अभी तक समय तो नहीं मिला। प्रकाश चंद शर्मा, जमीन तैयार की जा रही है कि मैंने पहला सवाल यही पूछा था प्रभाकर मिश्रा से, जमीन तैयार की जा रही है इस बात को लेकर कि भाई एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जा सकता, उसी की जमीन तैयार हो रही है। ये संदीप जी, धनखड़ जी को चुना सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने क्या कहा, ऐसे कमेटी मेंबर कहा है। सरकार ने जब से आई नहीं लगा ना, सील बंद लिफाफे में सील है। हाँ, तो सरकार ने लगातार जब से आई है, और ये मतलब हमारा इंटेंशन था, हमारा प्रण था कि किसान कृषि क्षेत्र में हमें काम करना है। हमने कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसको एक विवाद के रूप में देखना मैं नहीं समझता हूं ये सही है। ये बहुत जटिल विषय है। हमारे यहाँ एरिया अलग है, टेरेन अलग है, टेम्परेचर अलग है, भाषा अलग है, खेती करने की विधि अलग है। सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आना, इतने बड़े देश को, इतने बड़े एरिया को, जिसमें हम कई चीजें बोते हैं, उसमें आयुर्वेदिक चीजें भी हैं, पेरिसेबल आइटम भी हैं, फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं। हमें मॉडरेट खेती करने की आवश्यकता है कि जिसमें हम वैल्यू एडिशन कैसे दिलाएं। हमें यह समझने की आवश्यकता है, अभी जो समस्या है उसकी बात ना करें, हर चीजें भविष्य में चले जाओ, या परेशानियां गिनानी है तो भूत में चले जाओ, वर्तमान में नहीं रहना है ना प्रकाश चंद्र शर्मा। अगर किसी भी सेक्टर को, एक मिनट सुनिए ना, किसी सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर में दिक्कत आ गई जी, रियल एस्टेट में दिक्कत आ गई जी, इंश्योरेंस में दिक्कत आ गई जी, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़ सब बांट दिए जाते हैं। भाई ये सेक्टर ना डूब जाए, भरोसे आप आश्चर्य करेंगे। बस जय किसान। हमारे यहाँ किसान और खेत को समझते हुए हमारा बजट 55% ज्यादा है। आप सिर्फ एग्रीकल्चर का बजट देखें, ग्रामीण विकास का बजट देखें, आप बाकी चीजों का बजट देखें, वो किसके लिए है। चीजों को देखना एक कंप्रिहेंसिव रूप में आवश्यक है। अब ये बात हम कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर किसानों को लेके जो विरोध में बैठे हैं वो बाकी की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसा है कि आप अगर आप एडिटर हैं तो आप 10 एडिटर रख लें, और बाकी आपके यहाँ रिपोर्टर ना हो तो रिपोर्टिंग कौन करेगा। हमें 360 डिग्री में देखने की आवश्यकता है कि किसी क्षेत्र में 360 डिग्री में देखने की आवश्यकता है। अवैध दुबे 360 डिग्री पर देखने की आवश्यकता है। कुछ किसानों ने ही किया ये, वो मतलब बिहार का किसान तो एमएसपी नाम की चिड़िया को जानता ही नहीं। एपीएमसी एक्ट हट गई थी 2000, अभी तो उसकी कमाल की आमदनी है 42,000 रुपए साल की, 3,500 रुपए महीना। जी संदीप जी, अब आप अगर लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट को ही पढ़ लेंगे रबी सीजन की, वो आयोग खुद असहाय सा उस रिपोर्ट में लिख रहा है कि जो एमएसपी निकालने का के लिए जो रकबा का मूल्यांकन होता है वो इतना छोटा है कि सही एमएसपी समर्थन मूल्य निकल ही नहीं सकता, लागत सही निकल ही नहीं सकती। वो खुद अपनी रिपोर्ट में कह रहा है। बिहार की जो आपने बात की, तो बिहार एक ऐसा प्रांत है कि जिसके किसान हाईकोर्ट गए, उन्होंने कहा कि मक्का की सरकारी समर्थन मूल्य पर सरकार ने खरीद से इनकार कर दिया है। केंद्र से पूछा तो उन्होंने कहा बिहार सरकार ने हमको कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया खरीद का। मैं सिर्फ 4 उदाहरण देता हूं, ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं 20 सेकंड में संक्षेप में। बिल्कुल, तो संक्षेप में मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार अटल जी के समय से सारी कमेटियों की रिपोर्ट कर ले, देख ले। उन्होंने कहा है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, उनको लागू करने दो। मैं फिर दोहराता हूं, सारे प्रोविजन इंप्लीमेंटेड हैं, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के उस प्रोविजन को छोड़ के जिसमें पूंजीपतियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दी। ठीक है, अभिमन्यु कोहार, कुल मिलाकर बात जो मैं बहुत सालों से कहता आ रहा हूं, ये देश 2 भागों में बटा हुआ है। एक इंडिया है, शहरों में साधन संपन्न चमचम शहरों में रहने वाला, सरकार सुनवाई भी करती है, सब अपनी बातें कहते हैं, हफ्ते में 2-2 बार मीटिंग होती है वित्त मंत्री से। एक है भारत, सुनवाई नहीं है। ये मानसिकता का सवाल है क्या? ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, सही मायने में किसान का कल्याण हो पाएगा क्या? संदीप जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता का जवाब मैं शेरो शायरी के जरिए नहीं दूंगा, लेकिन उनको ये जरूर कहूंगा कि जो किसानों की बदहाली पे उन्हें हंसी आ रही थी,
उसका आने वाले समय में किसान, देश का किसान मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। ये हमारी बात नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, अभी WTO की बैठक है 30 तारीख को, तो उसमें जो बातचीत आ रही है, WTO में ये दबाव डाला जा रहा है कि भाई जो टोटल प्रोडक्शन है फसलों का, भारत सरकार सिर्फ 10% उसकी सब्सिडी के तौर पे दे। तो वहां से दबाव, प्रपोजल में 15% आ रहा है कि 15%? नहीं, 1986-88 में जो मेजरमेंट जो तय करी गई थी उसमें यह था कि 10% से ज्यादा आपको नहीं देना। मैं 86-88 की बात कर रहा हूं, जब से ये चीजें शुरुआत हुई थी। तो वहां से इनके ऊपर ये दबाव आ रहा है कि आप अपने देश के किसानों का MSP खत्म कीजिए। और ये बात बीजेपी पे भी लागू होती है और कांग्रेस पे भी लागू होती है। और आपने सही कहा, जब हमारे देश में बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का 10 लाख करोड़ से अधिक का टैक्स और NPA माफ कर दिया जाता है, तो कोई भी अर्थशास्त्री आके ये नहीं कहता कि देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। लेकिन जब देश का किसान अपनी मेहनत का मूल्य मांगता है, जो वो 6 महीने बारिश में रह के, ठंड में रह के, गर्मी में रह के जो खेती करता है, उसकी खेती का उचित मूल्य वो मांगता है, तो ये तर्क दिया जाता है कि आपको उचित मूल्य देने से देश को आर्थिक घाटा हो जाएगा। यानी बाकी लोगों को जिंदा रखने के लिए, कॉर्पोरेट के फायदे के लिए सरकार किसान को जहर की गोली देने पे मजबूर करेगी। ये किस तरह का न्याय? मोटी बात ये है, सवाल कहीं ना कहीं मानसिकता का है, एक डिवाइड का है, रूरल अर्बन डिवाइड। इंडिया एक तरफ, भारत एक तरफ। भारत की सुनवाई नहीं हो रही है और वहां पर उनके उत्थान के लिए, खुशहाली के लिए और मेहनत के उचित दाम देने की बात हो तो अर्थव्यवस्था के नए नए पाठ भी पढ़ाए जाते हैं। ये दूरी कब मिटेगी?